हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी एनटी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जीआईसी लेक्चरर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। तो आज हम लोग जीआईसी लेक्चरर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो एग्जामिनेशन है ये राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2012 में ये नोटिफिकेशन आई थी और 14 जून 2015 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो आपको मैं ये भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो जीआईसी लेक्चरर है इसमें 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। 2 पार्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट पार्ट में आपके जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सेकंड पार्ट जो आपका कोर सब्जेक्ट होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन है, साइकोलॉजी है या आपका होम साइंस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 2 में। तो जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ। तो आज हम लोग जो है जीआईसी लेक्चरर प्रवक्ता परीक्षा शिक्षा शास्त्र स्ट्रीम का जो है पेपर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, साइबरनेटिक्स शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है नॉर्बर्ट विनर ने, ऑप्शन बी है क्लाउड ई शैनन ने, ऑप्शन सी है वॉरेन वीवर मॉडल ने, ऑप्शन डी है अरस्टू ने। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉर्बर्ट विनर ने। फ्रेंड्स, मैं इसमें क्वेश्चन के सही आंसर के साथ साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा कि हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे नेक्स्ट टाइम पूछा जा सके। तो नॉर्बर्ट विनर ने जो है सर्वप्रथम साइबरनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। साइबरनेटिक्स शब्द क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से जन्मा है जिसका मतलब होता है गवर्नेंस। जिसका मतलब क्या होता है? गवर्नेंस, या हम कह सकते हैं टू गवर्न। गवर्नेंस, या हम क्या कह सकते हैं? टू गवर्न। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 1947 के आसपास नॉर्बर्ट विनर ने, देखिए इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन 1947 के आसपास नॉर्बर्ट विनर ने इस टर्म को दिया था। साइबरनेटिक्स में होता क्या है? एक का आउटपुट या रिजल्ट दूसरे के इनपुट में काम करता है एज अ फीडबैक। तो ये पूरा मॉडल है, इसकी डिटेल में कभी हम लोग पढ़ेंगे। आज फटाफट हम लोग केवल क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमारा एम यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के अधिनियम द्वारा एनसीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी संसद के अधिनियम द्वारा एनसीटी का मतलब क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। प्लीज़ ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए लिखने में। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वो भी गलती नहीं होगी, ठीक है? तो लिखा है आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन है संसद के अधिनियम द्वारा एनसीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है ए 1975, ऑप्शन बी है 1993, ऑप्शन सी है 1996, ऑप्शन डी है 1986। तो देखिए, जो एनसीटी की स्थापना हुई थी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1993 में जो है एनसीटी की स्थापना की गई थी। एनसीटी की स्थापना कब की गई थी? 1993 में, जो कि इफेक्ट में कब आया था? अब देखिए, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एनसीटी जो अधिनियम है वो कब प्रभावी हुआ। तो ये प्रभावी कब हुआ? 17 अगस्त 1995। इसको ध्यान रखिएगा। और एनसीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब इसका उद्देश्य क्या है एनसीटी का? अगर हम एनसीटी के उद्देश्य की बात करें तो एनसीटी का जो उद्देश्य है, उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, यानी टीचर एजुकेशन की जो गुणवत्ता है उसका सुधार करना ही इसका उद्देश्य है। देखिए क्या लिखा है, जिसके स्थापना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कितनी बुद्धि लब्धि वालों को जड़ बुद्धि कहा जाता है? अब जड़ बुद्धि, सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, जड़ बुद्धि होता क्या है? तो देखिए, जड़ बुद्धि का मतलब होता है ईडियट, यानी कितने आईक्यू लेवल वालों को ईडियट की कैटेगरी में रखा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है 330 से 60 के बीच में, ऑप्शन बी है आपका 0 to 25, ऑप्शन सी है 100 से 125, ऑप्शन डी है 60 to 90। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है 0 से 25। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल होता है
उन्हें हम जड़ बुद्धि या इडियट की कैटेगरी में रखते हैं। देखिए, अगर हम आईक्यू के क्लासिफिकेशन या इंटेलिजेंस के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हर साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग कैटेगराइजेशन किया है। फिर भी जो मोस्ट कॉमन कैटेगराइजेशन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, जो 0 से 25 है ये इसका सही आंसर है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आईक्यू लेवल है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर 140 से अधिक या 140 है तो ऐसे बालक को हम लोग क्या कहते हैं, जीनियस बालक। ठीक है, साथ ही साथ अब इसके बाद बात करें जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि आईक्यू जो है 120 से 139 होता है उन्हें अति श्रेष्ठ कहते हैं हम, या हम कह सकते हैं सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, वीएस, वेरी सुपीरियर की कैटेगरी में आते हैं। 110 से 119 वाले श्रेष्ठ सुपीरियर होते हैं। और जो नॉर्मल रेंज है 110 से 109, ये माफ़ कीजिएगा, जो नॉर्मल जो श्रेष्ठ है सुपीरियर है 110 से 119 हो गया। अब नेक्स्ट है आपका 90 से 109, ये मिस्टेक हो गया है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। 90 से 109 जो रेंज है ये सामान्य कैटेगरी होती है, एवरेज लेवल के स्टूडेंट कहलाते हैं, एवरेज आईक्यू लेवल। फिर 80 से 89 जो है मंद बुद्धि है। ये यहाँ पर सारा थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से केवल सुनिएगा। ये फर्स्ट लाइनें मैंने काट दी हैं 60 तक 1 और ये। तो 80 से 89 मंद बुद्धि, 70 से 79 सीमांत मंद बुद्धि, बॉर्डर लाइन, जिसको बॉर्डर लाइन भी बोलते हैं। देखिए, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 70 से 79 के बीच होता है उन्हें बॉर्डर लाइन बच्चे बोलते हैं। फिर 60 से 69 जिनका होता है मोरॉन। फिर हीन बुद्धि का मतलब इम्बेसाइल, 25 से 50 वालों को हम लोग इम्बेसाइल बोलते हैं। और 25 से कम जिनकी बुद्धि होती है जड़ बुद्धि कहलाते हैं। तो यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि किन बुद्धि लब्धि वालों को जड़ बुद्धि कहा जाता है, तो 0 से 25 है। और यहाँ पर ये 180 और 170 को केवल 80 और 70 पढ़िएगा, वो बाई मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन है आपका DS कोठारी, बी है सैम पित्रोदा, सी है श्याम पित्रोदा, बी है अमर्त्य सेन, डी है अजीज प्रेम जी। तो जो इसका आंसर है वो ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी जो है सैम पित्रोदा, मैंने सेकंड नंबर पे इसको लिखा है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी है सैम पित्रोदा। ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। इनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005 में सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में हुई थी। यह इसका काम क्या है, यह क्या काम करती है, यह भारत के प्रधानमंत्री की सलाह के लिए स्थापित उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है, यानी ये केवल सलाहकारी संस्था है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची मिलानी है आपको। बुद्धि परीक्षण इधर दे रखा है, रोडशाक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो लिखा है, वो हिंदी में है, इस वजह से थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो रोशार्क है। बी है आपका अभिरुचि परीक्षण, टॉरेंस। सी है व्यक्तित्व परीक्षण, बिने। डी है सृजनात्मकता, स्ट्रॉन्ग। तो इसको आपको मिलान करना है, तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपका बुद्धि परीक्षण है ये आपको पता होगा बिने साइमन द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन ए जो है 3 है, 1905 के आसपास इन्होंने दिया था। ठीक है, अभिरुचि परीक्षण जो है आपका, अभिरुचि परीक्षण स्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया है, यानी बी का 4 ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया है। व्यक्तित्व परीक्षण जो है आपका रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी का जो है पहला आंसर सही होगा। और सृजनात्मकता टेस्ट जो है वो टॉरेंस के द्वारा दिया गया है, टॉरेंस क्रिएटिविटी टेस्ट। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ए का है आपका सी बिने, बी का है 4, सी का है 1, डी का है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में मल्टीमीडिया उपागम प्रभावी होने का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए है प्रयोग द्वारा, बी है सर्वेक्षण द्वारा, सी है केस अध्ययन द्वारा, डी है देशांतरी अध्ययन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सर्वेक्षण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर है सर्वेक्षण द्वारा। यानी कि इसका थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो क्या है, शिक्षा में मल्टीमीडिया उपागम के प्रभावी होने का मूल्यांकन सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों की विशेषताओं को वैयक्तिक रूप में न देखकर समूह की विशेषताएं सामूहिक रूप में देखी जाती हैं, यानी एज अ ग्रुप हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ना कि इंडिविजुअल। सिंपल सा कहने का मतलब यह है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उपचार के उपरांत प्रायोगिक अनुसंधान में बाह्य चरों का नियंत्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? यानी जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं, तो जो आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल आते हैं ईवी, यानी कि बाह्य चर, उनका नियंत्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, क्या मेथड यूज़ करते हैं?
तो ऑप्शन नंबर ए है आपका स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, ठीक है, सांख्यिकी प्रतिगमन। बी है पश्च परीक्षण, है ना, बैक टेस्ट। सी है प्रसरण विश्लेषण यानी वेरिएंस एनालिसिस, और डी है कोवेरिएंस विश्लेषण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कोवेरिएंस एनालिसिस के द्वारा हम लोग जो है बाह्य चरों का नियंत्रण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोवेरिएंस, आप लोगों ने सुना होगा, कोवेरिएंस एनालिसिस के द्वारा हम लोग बाह्य चरों पर नियंत्रण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक लर्निंग द ट्रेजर विदिन के लेखक हैं। अब लर्निंग द ट्रेजर विदिन के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जे.एस. राजपूत, बी है एन बेनेट, जी है जे डेलर्स, डी है जे हेलॉक। तो इसका जो सही आंसर है जैक्स डेलर्स, इनका पूरा नाम है जैक्स डेलर्स। डेलर्स कमीशन आप लोगों ने सुना होगा, जो कि यूनेस्को की द्वारा लाया गया था, और इसके जो टाइटल था, इसका जो टाइटल था जिस नाम से इसको लाया गया था, इसको मैं बताना चाहता हूँ। ये था आपका डेलर्स कमीशन लर्निंग द ट्रेजर विदिन टू रिपोर्ट टू यूनेस्को। यूनेस्को इस कैपिटल लिखा जाएगा, लेकिन मैंने स्मॉल लिखा है। यूनेस्को ऑफ द इंटरनेशनल, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, कमीशन, इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर द 21st सेंचुरी, यानी ये इसका रिपोर्ट का टाइटल था, रिपोर्ट टू यूनेस्को ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर द 21st सेंचुरी। और इसमें जो बताया गया था, इन्होंने 4 पिलर्स बताए थे एजुकेशन के, डेलर्स ने अपनी रिपोर्ट में 4 पिलर्स क्या बताए थे? लर्निंग टू डू, सेकंड था लर्निंग टू नो, थर्ड था लर्निंग टू बी, ठीक है, लर्निंग टू बी, और फोर्थ है लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये 4 पिलर्स इन्होंने बताए थे। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? जैक्स डेलर्स। और ये बुक जो आई थी, ये रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी यूनेस्को द्वारा जनवरी 1996, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जाना जाता है या शुरू किया गया था? तो जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड है, फर्स्ट है ऑप्शन शिक्षक शिक्षा, बी है प्राथमिक शिक्षा, सी है माध्यमिक शिक्षा, डी है उच्च शिक्षा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा, प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु लाया गया था। और अगर हम इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के सुधार में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शुरू किया। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, एजुकेशनल डेवलपमेंट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। मेन एम क्या था? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराना इसका मेन एम था, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या था, 20 पॉइंट प्रोग्राम था, ये 20 सूत्री कार्यक्रम था, इसे याद रखिएगा, में भी पूछा जा सकता है। कब इसे लाया गया था? बाई 1995 में। और कब इसकी बात की गई थी? तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में, उसमें ये बात की गई थी कि हाँ जो है एक ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना लाई जाए। तो अगर पूछा जाएगा कब आया था तो 1995 में आया था। कब बात करना स्टार्ट हो गई थी? 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में, फिर 1987 में भी इसकी बात की गई, फिर उसके बाद जो है 1995 में इसे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट शिक्षा का कार्यक्रमों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यानी जो स्पेशल एजुकेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा उसकी बात हो रही है। ऑप्शन ए है भारतीय विशेषज्ञ शिक्षा परिषद, या इसको आरसीआई भी बोला जाता है, माफ़ कीजिएगा, भारतीय विशेषज्ञ शिक्षा परिषद। बी ऑप्शन है भारतीय पुनर्वास परिषद, इसे हम आरसीआई के नाम से भी जानते हैं, यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटी, डी है एमसीआई। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। विशिष्ट शिक्षा या जो स्पेशल एजुकेशन की बात करता है और जो नियामक संस्था है वो आरसीआई द्वारा, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा संचालित होती है। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में सोसाइटी में रजिस्टर हुई थी।
और सितंबर 1992 में इसे पार्लियामेंट से पास किया गया था और ये प्रभावी कब हुआ? 31 जुलाई 1993 से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों का नियंत्रण भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने परिषद की स्थापना एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में की। तत्पश्चात इसे 31 जुलाई 1993 से प्रभावी कर दिया गया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है। और ये किसके अंतर्गत है? ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नई दिल्ली में स्थित है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको जानना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार दिया गया है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। डेलर्स कमीशन अभी जस्ट इससे पहले ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 8 था, फिर से पूछा गया है। तो जो शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? यूनेस्को द्वारा। अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये रिपोर्ट यूनेस्को के सहयोग से जैक्स डेलर्स ने जो है प्रकाशित किया था। देखिए क्या लिखा है, शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार यूनेस्को ने दिया। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 में हुई। यानी कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 4 नवंबर 1946। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन इसका पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक वृत्त सिखाने हेतु वृत्ताकार आकृति में कई बिंदु लगाता है, यह उदाहरण किसका होगा? ऑप्शन ए है समीपता के नियम का, बी है समापन के नियम का, सी है समान दिशा के नियम का, डी है समानता के नियम का। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एक अध्यापक वृत्त सिखाने हेतु वृत्ताकार आकृति में कई बिंदु लगाता है, यानी इस टाइप का। तो यह किसका उदाहरण होगा? ये समीपता के नियम का, यानी लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जिसको हम लॉ ऑफ क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमिटी, समीपता का नियम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा जो डॉग को गॉड पढ़ता है वह किस प्रकार की अधिगम अक्षमता से ग्रसित है? पठन दोष, ऑप्शन ए है, बी है लिखन दोष, सी है गति समन्वय दोष, डी है गठन दोष। तो देखिए जो बच्चा डॉग को गॉड पढ़ता है, नाम को मान पढ़ता है, इस टाइप का जो भी पढ़ता है, उसको कौन सी प्रॉब्लम होती है? वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। डिसलेक्सिया इसको बोलते हैं इंग्लिश में, डिसलेक्सिया। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के द्वारा जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्रिटिकल टर्म्स भी हैं, इसको भी जानना जरूरी है। तो बच्चा अगर डॉग को गॉड पढ़ता है, नाम को मान पढ़ता है, तो वो किससे पीड़ित है? डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा है, जिसको पढ़ने में कठिनाई अनुभव करते हैं। और इस दोष को हम और क्या कह सकते हैं? वर्ड ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, यानी शब्द माफ़ कीजिएगा, ये वर्ड ब्लाइंडनेस है, शब्द अंधता भी हम इसको कहते हैं। इस प्रकार के बच्चे नाम को मान, राम को आम आदि पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं। लिखन दोष को क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। गति समन्वय दोष यानी काइनेस्थेटिक से रिलेटेड है, काइनेस्थेटिक कोऑर्डिनेशन। और गठन दोष स्ट्रक्चरल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानकीकृत परीक्षण की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता, यानी ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी। दूसरा है विश्वसनीयता एवं वैधता, यानी कि ऑप्शन बी है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ऑप्शन सी है विश्वसनीयता एवं उपयोगिता। ऑप्शन डी है व्यवहारिकता एवं उपयोगिता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। यानी कि ये नॉर्म्स हैं, कह लीजिए स्टैंडर्ड टेस्ट के, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। तो रिलायबिलिटी का संबंध जो होता है आपका कंसिस्टेंसी से होता है, और वैलिडिटी का संबंध होता है एम से, यानी जो परीक्षण जिस चीज़ के लिए बनाया जाता है उसी की नाप कर रहा है या नहीं। जैसे घड़ी का काम है टाइम मेज़र करना, तो वो टाइम मेज़र कर रहा है या टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कक्षा के क्रमांक, नामित मापनी, समूह के सापेक्ष क्रम, क्रमिक मापनी, क्रिकेट खिलाड़ियों की लंबाई, अंतराल, और विद्यार्थियों के भार, अनुपात मापनी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, इसमें पूछा है कौन सा मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है तब समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, जो क्रिकेट खिलाड़ियों की लंबाई है वो इंटरवल स्केल पर मेज़र नहीं कर सकते, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब बात करें सही मिलान कौन कौन सा है, तो जो कक्षा का क्रमांक है यानी सीरियल है वो नॉमिनल लेवल से मैनेज हो जाएगा। समूह के सापेक्ष क्रम, जब ऑर्डरिंग की बात करेंगे तो वो ऑर्डिनल लेवल की मापनी ऑर्डिनल स्केल पर नापा जाएगा। वेट की बात करेंगे तो ये अनुपात रेशियो स्केल पर जाएगा। यानी जो क्रिकेट खिलाड़ियों की लंबाई है ये भी एक तरीके की ऑर्डर मापनी होगी,
तो यहाँ पर अंतराल मापनी दिया गया है, ये जो है ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इग्नू की स्थापना ऑप्शन है 1964, बी है 1985, सी है 1992, डी है 2002। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर बी 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका फुल फॉर्म है, की स्थापना की गई 1985 में। कब की गई थी, किस संस्कृति पर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जब आई थी, और उससे पहले भी बात हो रही थी 1968 में। तो इंग्लैंड में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट आया था, तो उसी के आधार पर इंडिया में भी नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या इग्नू की स्थापना की गई। ठीक है। और अगर हम बात करें इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, इसके जो प्रेजेंट वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, एम नागेश्वर राव हैं। एम नागेश्वर राव, ये पूछा जा सकता है इसलिए मैंने इसको बताया आपको। एम नागेश्वर राव इसके जो है प्रेजेंट वीसी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षा आयोग 1964 से 66 के प्रतिवेदन का शीर्षक था, यानी जो एजुकेशन कमीशन आया था, एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट, उसका टाइटल क्या था, ये बताना है। ऑप्शन ए है बिना बोझ के सीखना, बी है एक जागृत एवं मानवीय समाज की ओर, सी है शिक्षा एवं भारत के लोग, डी है शिक्षा एवं राष्ट्र का विकास। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा एवं राष्ट्र का विकास, यानी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्या है आपका, शिक्षा आयोग 1964 से 66, कोठारी आयोग ने, इसी को कोठारी आयोग भी हम लोग कहते हैं, अपने द्वारा प्राप्त सुझाव पर विचार विमर्श किया और अंत में 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन राष्ट्र शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति शीर्षक के नाम से भारत सरकार को प्रेषित किया। यानी कि 1966 में इसे प्रेषित किया था कोठारी आयोग ने। इनका पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन ए है अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत कोहलर, ऑप्शन बी है अधिगम का शास्त्रीय सिद्धांत ब्रूनर, सी है अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत टॉलमैन, और डी है अधिगम का नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत पेवलोव। तो देखिए, अधिगम का साइन गेस्टाल्ट सिद्धांत ये कोहलर ने नहीं दिया है, कोहलर ने गेस्टाल्ट थ्योरी दी है, इनसाइट थ्योरी दी है, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अधिगम का शास्त्रीय सिद्धांत ब्रूनर ने नहीं दिया है, ब्रूनर ने इसके फोल्डिंग टर्म दिया है, ब्रूनर ने ये नहीं दिया है। ठीक है। अधिगम का फील्ड थ्योरी ये टॉलमैन की नहीं है। जो डी है अधिगम का नैमित्तिक सिद्धांत, यानी कि जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, वो आई.पी. पेवलोव, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पेवलोव, आई.पी. पेवलोव, जिन्होंने कंडीशनिंग सीएस और स्टिमुलस की बात की थी, सीएस कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैनफोर्ड बिने स्केल से एक व्यक्ति के किस गुण का मापन किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व या बुद्धि? तो देखिए, शुरुआत में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था बिने मापने से रिलेटेड, और फिर से आ गया। तो स्टैनफोर्ड बिने स्केल बनाया ही गया था बुद्धि को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है, माफ़ कीजिएगा, डी जो है सही आंसर है। और ये परीक्षण कब आया था? 1905 में प्रकाशित हुआ था। अभी शुरुआत में भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है आप देख सकते हैं, बिने तथा साइमन नामक दो व्यक्तियों के विशेष योगदान से बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ तथा इसे साइमन बिने इंटेलिजेंस स्केल कहा गया, जो कि 1905 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आप उसे क्या करेंगे? अब देखिए, ये कॉमन सेंस का और आपके प्रेजेंस ऑफ नॉलेज का क्वेश्चन है, तो आप, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे कर लेंगे। दंडित करेंगे, या बैठने को कहेंगे, या उद्बोधन देने का प्रयास करेंगे, या अन्य छात्रों से उत्तर देने को कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि आप निर्देशन या उपबोधन, यानी उसको गाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे? गाइड करने का प्रयास करेंगे। यदि कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो एक शिक्षक के नाते आप उसे निर्देशन देना चाहिए, ताकि बालक उत्तर देने के योग्य बन सके। तो आशा करता हूँ आज जो 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, और यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी और जेएससी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।